Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO educationist for grade 9th. और आज जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं ये कंटिन्यूएशन में है फ्रॉम द लास्ट वन दैट वी डिड. हमने किया था मई जून का पार्ट 1 स्निपेट. आज हम करने वाले हैं पार्ट 2. स्निपेट्स जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसी न्यूज़ पीसेस जिनको हमको बहुत रवानी में पढ़ना है ना. जो चीज़ें न्यूज़ का हिस्सा रहीं, जो चीज़ें एक पर्टिकुलर घटना चक्र का हिस्सा रहीं, पर्टिकुलर 2 महीनों की बात हो रही है, मई और जून. तो इसमें ये बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बहुत लेटेस्ट मतलब मई जून 2022 की बात हो रही है, तो बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात हो रही है. तो इसको आपको जब पढ़ना है तो आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे अपन न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, कि आप लिटरली यू आर नॉट रीडिंग एवरीथिंग लाइन बाय लाइन. आप हर चीज़ पढ़ने के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको रटना है उसको. ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ता है क्या कोई? नहीं पढ़ता ना. अपन न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ते हैं कि अपन पढ़ते जाएं, समझते जाएं, चीज़ों को जो है मेन हेडिंग समझ लो और वो ग्रैस्प कर लो, दिमाग में बैठते जाना चाहिए. दैट इज इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. इसमें आपको बहुत निटिग्रिटीज में, बहुत इंट्रिकेसीज में घुसने की जरूरत नहीं है. आप मोटे मोटे तौर पे चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से अपन को पढ़ना है. थोड़ी जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन साथ में करते जाएंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो 100% फ्री चैनल है. आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कोई पैकेज परचेज नहीं करना, कोई फीस नहीं भरनी. पढ़ाई करनी है, 100% देना है अपना, एंड दिस इज ऑल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ठीक है, बाकी जितने एजुकेटर्स, जितने एजुकेशनिस्ट हैं वो सारे बहुत मेहनत करते हैं और उतनी ही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ओलंपियाड की जब बात कर रही हूँ मैं, तो ओलंपियाड आपको मालूम है इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है. डेट शीट ओलंपियाड की आ गई है. तो अब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर टाइमलाइन है कि भैया हमें इतने टाइम में पढ़ाई पूरी करनी है. ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स जो हम कर रहे हैं ना, इनको और शॉर्टी नोट सीरीज जो हम करते हैं उसमें आपका स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स और आपका जो भी कंटेक्चुअल जीके है वो कंफर होता जाएगा. बाकी जो अपन कंसेप्ट कर रहे हैं वो अलग है. ठीक है, तो साथ साथ साइमल्टेनियसली करना है, पढ़ाई करनी है. अब अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना मई जून का पार्ट 2. ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में नहीं जाना है. जैसे मैंने कहा, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर याद कर लेना, पढ़ाई कर लेना. मैंने वो न्यूज़ पीसेस निकाले हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं. तो करंट अफेयर्स में हम ऐसी ही चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन की, जिसने रशियन ऑयल को इम्पोर्ट को बैन कर दिया है. ठीक है, अब ये ऑयल इंपोर्ट बैन क्यों हुआ है? ये सीधी सी बात है कि ईयू ने, जो कि यूरोपियन यूनियन है, उसने बैन इसलिए किया है क्योंकि वो एक तरह से पीनलाइज करना चाहता था या पनिश करना चाहता था रशिया को कि वो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया. ठीक है, आपको मालूम है कि क्या था कि इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था, एम्बार्गो की जब हम बात करते हैं, राइट, एम्बार्गो क्या होता है? एम्बार्गो अपने आप में कहते हैं जब किसी पर्टिकुलर कंट्री से उसको पीनलाइज करने के लिए या उसको पनिश करने के लिए जब ट्रेड रिलेशन सिवियर कर लिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो. तो ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था. ठीक है, अब ये बात हो रही है यूरोपियन यूनियन की. अब इसको आप 2022 तक के एंड तक उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से सारे टाइज जो हैं वो खत्म कर देंगे. स्पेशली हम बात करने की बात हो रही है ऑयल इंपोर्ट्स, क्योंकि ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रशिया का. बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि गैसेस और ऑयल पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई चेन थी रशिया की बहुत स्ट्रांग थी, राइट. तो अब एक तरह से उनको अलग थलग करके उनकी इकोनॉमी को, उनकी जो बैकबोन है उनकी इकोनॉमी की, उसको तोड़ने की बात हो रही है. ठीक है, अब रशिया फिलहाल कितना करंटली सप्लाई करता है? 27% करता है ईयू का पूरा जो इंपोर्टेड ऑयल है उसको, और 40% करता है उसकी गैस को. ठीक है, तो आप सोचिए कितना बड़ा चंक है उसका. अब इस सबको पूरा खत्म करने के लिए ऑब्वियसली वो एकदम से तो ऐसे रातों रात डिसीजन नहीं हो सकते, राइट. तो एंड ऑफ 2022 की उन्होंने डेडलाइन सेट की है, तब तक वो इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे. इसमें से ईयू वाइड बैन विल अफेक्ट ऑयल दैट अराइव्स बाय सी अराउंड 2/3 ऑफ इंपोर्ट्स बट नॉट पाइपलाइन ऑयल. ठीक है, अब ये ईयू का जो बैन है ये कौन सा ऑयल अफेक्ट करेगा? जो कि सी अराउंड 2/3 ऑफ इंपोर्ट से आता है, पाइपलाइन ऑयल को नहीं कर रहा है फिलहाल. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है कि सी रूट से जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है उसको किया जा रहा है. अब Poland and Germany have also pledged to end pipeline imports. अब इसमें से पाइपलाइन इंपोर्ट्स कौन खत्म कर रहा है? पोलैंड और जर्मनी खत्म कर रहा है, जिसका मतलब है कि आप ये मान लीजिए कि तकरीबन रशिया का 90% ऑयल विल बी ब्लॉक्ड. मतलब 90% ऑयल जो है रशिया का वो ब्लॉक हो जाएगा. और इसके कारण क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो नया मार्केट है वो बनाना बहुत ज़्यादा, एक तरह से अगर असंभव नहीं भी है तो मुश्किल है इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करना. तो ये रशिया को एक तरह से आप मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है,
अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सैंक्शन कैंसिल करने की बात हुई थी, तो एम्बार्गो, जैसे मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, एम्बार्गो का मतलब होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप किसी नेशन को पीनलाइज करने के लिए या पनिश करने के लिए जो ट्रेड रिलेशंस है वो सिवियर कर लेते हैं, अलग थलग कर देते हैं उसको, तो हम उसको एम्बार्गो कहते हैं। और एम्बार्गो इज अ पार्ट ऑफ, ये जो पर्टिकुलर एम्बार्गो है दैट इज अ पार्ट ऑफ EU's 6th सैंक्शन पैकेज ऑन रशिया सिंस इट इन्वेडेड यूक्रेन। यूक्रेन के बाद ये 6वां सैंक्शन पैकेज माना जा रहा है EU का, ठीक है। रशिया के अगेंस्ट बहुत सारे, आपको मालूम है ना, बिल्कुल दो, आप कह सकते हैं कि दो ध्रुव में पूरी दुनिया बट गई थी और रशिया को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज के जो नंबर थे वो बहुत कम थे। बट एज यू कैन से कि पुतिन को किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। व्लादिमीर पुतिन, ही वाज लाइक, जैसे कोई कहते हैं ना, अ मैन जो कि जिसको एक विम जैसी आ गई थी। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी कि दुनिया में कौन क्या कह रहा है उसके लिए, मतलब एक तरह के उसके ऊपर भूत सा सवार हो गया है, ठीक है। नाउ इजराइल एंड UAE ट्रेड डील, अगर हम इजराइल और UAE ट्रेड डील की बात करते हैं तो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में सैंक्शन किया गया था, साइन किया गया था, सॉरी। और इसको बात कर सकते हैं आप, इजराइल साइंड अ फ्री ट्रेड डील विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। और ये जो आपको मालूम है, जो इराक और पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद अब अरब का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अरब पॉलिसी को, डेकेड्स ऑफ अरब पॉलिसी को एक तरह से इसने एंड किया था, ठीक है। और पहली बार है किसी अरब कंट्री के साथ ये इजराइल फेयर ट्रेड डील जो है ये हो रही है साइन, और बिल्डिंग ऑन देयर US ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। साइन इन 2020 बिटवीन इजराइल एंड UAE, बहरीन एंड लेटर मोरक्को। द अकॉर्ड कॉल्ड फॉर नॉर्मलाइज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब बेसिकली बात हो रही है इसके बीच का जो बिचौलिया का जो काम है, जो बीच का, जिसको आप कह सकते हैं कि जो बीच का मीडिएशन का जो काम है वो US ने किया है। और इसको देखा जा रहा है टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन दीज नेशंस एंड ब्रोक विद डेकेड्स ऑफ अरब पॉलिसी दैट हैड कॉल्ड फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट बिफोर टाइज विद इजराइल। मतलब बेसिकली आपको मालूम है ना कि पैलेस्टीनियन स्टेट की जो मांग थी वो कितना ज़्यादा एक टाइम पे जोर पकड़ी हुई थी। या पैलेस्टीनियन स्टेट की, या हम बात करते हैं, आपने सुना होगा जो पैलेस्टीनियन PLO की आपने नाम सुना होगा, पैलेस्टीनियन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, या आप बात करते हैं PLO की, या यासिर अराफात का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो चीज़ें थी, यासिर अराफात एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। आप लोग तो शायद छोटे होंगे या शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ये नाम आपको नहीं पता होंगे। लेकिन अगर आप PLO की या पैलेस्टीनियन जो संघर्ष था उसकी बात करेंगे, यासिर अराफात की बात करेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार पूछिएगा कि कितना बड़ा संघर्ष एक टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो उनके बाद जब की जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। Deal is expected to provide custom exemption immediately or gradually on 96% of trade between the countries. इसमें किस तरह से देखा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि या तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ, या फिर अगर आप इसको बात करते हैं विद डेफर्ड इफेक्ट के साथ भी, तो इसमें कस्टम एग्जेम्पशन दिया जाएगा 96% ऑफ द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इजराइल UAE ट्रेड डील भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, ठीक है, बहुत ऐतिहासिक मानी जा रही है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट के साथ साथ। तो World Summit of Information Society Forum 2022 is being organized by International Telecommunication Unions, UN Specialized Agency for Information and Communication Technologies. आप कई बार ना, ये जो मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशंस के कुछ चीज़ें जो एब्रीविएशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ की, तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये जो समिट्स होती हैं, ये जो नाम होते हैं ना, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं अक्सर। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए काम करती है, और UN की है तो ऑफकोर्स वी नो इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है of the ICT to build people-centric, inclusive and development-oriented information society। अपनी तरह का अगर आप बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल गैदरिंग हुई है ICT की, और इसमें बात किस पे की जा रही है, इंफॉर्मेशन की, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, टू बिल्ड people-centric
लोगों के ऊपर फोकस करता हुआ, इंक्लूसिव हो, जिसमें सारी कंट्रीज जो इंटर गवर्नमेंटल कंट्रीज हैं उनका इंक्लूजन हो, और डेवलपमेंट की बात हो रही है कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन ड्रिवन या इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सोसाइटी आपको किस तरह से डेवलप करनी है, उसके ऊपर इसका फोकस है। ठीक है। It originated in 2005 as WSIS cluster under the Tunis agenda। 2005 में शुरुआत हुई है इसकी, और 2015 तक अगर को ऑर्गेनाइज एनुअली कहाँ से करता है। अब इसमें से मैं आपको बता दूँ, ये जो नाम है ये बार बार फिर मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ऑफ कोर्स आपको मालूम है, UNDP जो है ये UN का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, और UNCTAD जिसको बोलते हैं नॉर्मली UNCTAD, इसको आप बोल सकते हैं, इसको कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ठीक है। तो इनके जो आपको फुल फॉर्म्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए, कई बार इन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये फैसिलिटेटर्स या को फैसिलिटेटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन्वॉल्व हैं UN की, या इतने विंग्स जो हैं UN के इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। एक्शन लाइन जो है फैसिलिटेटर्स एंड को फैसिलिटेटर्स के साथ होती है। नाउ इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एवर हाईएस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जिसमें हैंडीक्राफ्ट जो है भारत का वो भी इंक्लूडेड है। आपको मालूम है भारत के हैंडीक्राफ्ट की बाहर फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें आप मान सकते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा एक्सपोर्ट आता है ये। और अप्रैल एक्सपोर्ट जो है इसने हाई अचीव किया है कितना, ऑफ द USD 44.4 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2021-22। अब फिस्कल ईयर जो है ये इकोनॉमिक टर्म है, ये मालूम होगा आपको। जब एक किसी कंपनी या किसी देश का, आप कह सकते हैं कोई भी, किसी का भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ईयर होता है जिसपे पूरे जितना उसकी जो लेखा जोखा है, जिस तरह से आप बोलते हैं ना टैक्सेशन का या कमाई का जो पूरा लेखा जोखा है, उसको हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक टर्म है। तो फिस्कल ईयर 2021-22 में एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो है उसमें से 39% शेयर जो है इसका टोटल जो है वो सिर्फ कॉटन ने टोटल एक्सपोर्ट का आता है, और थर्ड लार्जेस्ट है हमारा अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है। US, यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश एंड UAE में हमारे जो टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो US, यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश एंड UAE है। अगर आप बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, तो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स एटसेट्रा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अगेन आपने बात की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर सेज ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट while setting aside NGT ban on construction at the Rashikonda Hills in Visakhapatnam. SC said that the NGT is subordinate to the High Court insofar as territorial jurisdiction is concerned. तो इस पे अगर आप कहते हैं कि जो jurisdiction है वो SC ने कहा है कि NGT का जो subordinate है हाई कोर्ट का, उसके साथ वो इस पे हैं जहाँ तक territorial jurisdiction की बात आती है। और ये बात काय की थी, कंस्ट्रक्शन की थी, जो कि किया जा रहा था हिल्स में एक विशाखापट्टनम पे, और उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना वो उठाया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको मालूम है ये काफ़ी जो नेशनल, जहाँ पे ग्रीन आपको मालूम है, जहाँ पे जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स होते हैं, जहाँ पे या एनवायरमेंटल आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसके ऊपर ये सवाल उठाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि ये श्री का एक बार वहाँ पे हुआ था, आपको दिल्ली गाज़ियाबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बार इन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं, सम्मेलन जैसा कुछ किया था, उस पर भी NGT ने बहुत उठाया था, जिसपे बहुत ज़्यादा सवाल विवाद में उठे थे। ठीक है। इसके ऊपर बात आ रही है क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स और दोनों चीज़ें बीच में आ गई थी ना, तो उस तरह की बात बहुत हुई थी। वहाँ पर NGT का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी NGT के ऊपर बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि NGT क्या है, क्यों NGT ने सवाल उठाए हैं, या NGT ने उस पे जो है जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बैन लेवाई करने की बात क्यों की है, या उन्होंने वो क्यों मांगा है, क्या बोलते हैं उसको, पेनाल्टी लेवाई क्यों की है, ये सब बातें बहुत ज़्यादा हुई थी। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स द ऑर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल। ये SC ने बोला है कि भैया ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स जहाँ पे होंगे, कि मतलब पता चला कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी ने कोई ऑर्डर दिया है और हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उसमें बहुत सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट
कोर्ट का ऑर्डर जो है वो माना जाएगा, मान्य होगा किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली लाल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 1997 में, जिसमें एससी ने क्या रूल किया था, एससी मतलब आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने कहा था कि ऑर्डर्स जो है ट्रिब्यूनल के अंडर आर्टिकल 323A या 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब बेसिकली किसी ट्रिब्यूनल का अगर ऑर्डर है तो वो रिट ज्यूरिडिक्शन में आएगा हाई कोर्ट के। और ये बात जो है ये बोल दी गई है फाइनली कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर होगा तो उसमें हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो मान्य होगा। अब टेक्टोनिक linkage in the northeast edge of the Indian plate to Great Assam earthquake। Great Assam earthquake जिसको Tibetan earthquake भी बोला जाता है, ये इसने बात हो रही है, रिसर्चर्स ने ट्रेस किया है 1950 में Great Assam earthquake to the complex tectonic of the northern eastern edge of the eastern Himalaya Indian plate and Indo-Burma region। अब ये जो बात हो रही है ना, जिस पर्टिकुलर उसकी बात हो रही है 1950s की बात है, बहुत पुरानी बात है, तब तो ना आप थे ना मैं थी, ठीक है, तब की बात हो रही है। लेकिन 1950s का जो अर्थक्वेक आया था ये आज तक के भारत के इतिहास में अगर आप बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट आया था रिक्टर स्केल के उस पर। अगर रिक्टर स्केल की अगर आप मानते हैं 9 हाईएस्ट माना जाता है जिसे अर्थक्वेक नापा जाता है, राइट, तो रिक्टर स्केल की अगर आप मानते हैं तो 8.6 था रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक, मतलब 8.6 आज तक का सबसे ड्रेडफुल अर्थक्वेक माना जाता है ये, इसलिए इसको ग्रेट आसाम अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है, मौत अगर आप बात करते हैं तो लोगों की कैजुअलिटी कहा जाता है कि 1530 लोगों की जान इसमें गई थी, जो कि नंबर अगर आप देखते हैं तो भुज अर्थक्वेक जो आया था उससे काफ़ी कम है। भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, ठीक है, वो कब आया था, 2001 में आया था। आपको मालूम ना रिपब्लिक डे जिस दिन हुआ भुज में, उसके बाद आया था, रिपब्लिक डे की परेड के बाद 26 जनवरी को 2001 में भुज में आया था, और वो रिक्टर स्केल पे इससे कम था, लेकिन वहाँ पे कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो अगर कैजुअलिटी के नंबर से देखे जाए तो बात अलग है, लेकिन रिक्टर स्केल पे आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड माना जाता है इंडिया का। उसके अलावा 1980s वगैरह में भी आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट में तो पहले भी आ चुके हैं, मतलब एक बार ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी आया था, उसका भी नाम लिया जाता है, वो भी बहुत खतरनाक अर्थक्वेक था। लेकिन ग्रेट असम अर्थक्वेक को लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक माना जाता है जो कि आज तक एवर रिकॉर्ड हुआ है, और इट वाज लोकेटेड एट इंडिया चाइना बॉर्डर नियर द मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल हिमालय। ठीक है, इसमें जब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन सिंथेसिस इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एरियाज एडजेसेंट टू असम इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव एरियाज इन द वर्ल्ड। मतलब ये पर्टिकुलर अगर जो एरिया माना जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेस्मिक एक्टिविटीज़ जो अर्थक्वेक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट सेस्मिक एरिया इन द वर्ल्ड, राइट, ईस्टर्न हिमालयन सिंथेसिस EHS इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एरिया एडजेसेंट टू असम, इसको माना जाता है। और इसमें बात कर लूँ मैं सेस्मिक जोन, जो कि बहुत कौन से सेस्मिक जोन से आता है, अलग अलग सेस्मिक जोन जो उनकी किस तरह की उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है अर्थक्वेक की या किस रिक्टर स्केल पे आएगा उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है, राइट। तो इसमें सेस्मिक जोन जो है इसको वेरी हाई रिस्क जोन पे ये माना जाता है। ऐसे मैं जब एक बार स्कूल में थी तो मैंने मुझे याद है मेरे ख्याल से 9th की कुछ क्लास होगी, उसमें मैंने कभी पढ़ा था कि एक और ये कैलिफोर्निया का मैंने पढ़ा था सैन एंड्रियास फॉल्ट करके, कि सैन एंड्रियास फॉल्ट करके है कैलिफोर्निया में आता है वो US में, और उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के वगैरह के बारे में दिया हुआ था और कहा जाता था कि वहाँ पे इतना मेजर फॉल्ट है वो, इतना मेजर सेस्मिक जोन है वो, कि उसमें जिस दिन अगर आया, अगर जिस रिक्टर स्केल का वो मान रख के चल रहे हैं, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो कहा जा रहा था, ये पढ़ा था मैंने, कि पूरा का पूरा जो कैलिफोर्निया है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था और मुझे वो आज तक याद है, मेरे ख्याल से आप ही की उम्र की थी, मैं 9th क्लास में ही पढ़ा था शायद। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आप जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में रह जाती हैं, तो ये इंडिया का ऐसे सेस्मिक जोन में पड़ता है। नाउ कास्ट बेस्ड सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो इनैम्यूरेशन होता है पीपल एंड हाउस होल्ड का बेस्ड ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड देयर शेयर ऑफ नेशनल एसेट्स। अब ये बेसिकली कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होते हैं कि भाई अलग अलग जो जाति प्रधान जो सेंसस होते हैं उसके बेसिस पे किया जाएगा, और उस पर आपको एक तरह का डेटा जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे आप कि भाई कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं या किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है
उसको किया जाएगा। और ये जो है इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप डेमोग्राफिकली कि किस किस जात का या किस किस धर्म का या किस किस जिसको बोलते हैं समुदाय के जो लोग हैं उनका कितना शेयर है नेशनल एसेट में। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर आप देखते हैं, अगर ये हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स हैं, उस पर कहीं मैच नहीं करता, राइट। उसमें हम ये कहते हैं कि हम हर कास्ट, क्रीड, कलर के ऊपर जाके बात करते हैं, राइट। तो हमें मैच नहीं करता। और ये शुरुआत जो थी वो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद थी भी नहीं, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में की गई थी 1931 में। ठीक है, तो ये पूछा जाए अगर आपसे कि कास्ट बेस्ड सेंसस कब शुरू हुए या किसने स्टार्ट कराए, तो ब्रिटिशर्स ने कराए थे 1931 में। और बाद में इसको हमारे यहाँ अगर आप बात करते हैं तो 1951 में जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में और हमारी पॉलिसीज़ वगैरह आई, तो उसमें कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन ये बनाया गया कि भाई साहब ये जो है ये पूरी तरह से स्क्रैप ऑफ किया जाएगा। सिर्फ इसमें SC ST जो हैं उनको छोड़ के बाकी जो सेंसस हैं इनको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, कास्ट वाइज एन्यूमरेशन जो है पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, सिर्फ SC ST रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखा जाएगा। हालांकि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सेंसस कंसेंसस ऑफ 2011। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ 1951 में ये हटा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था एज कंसेंसस, एज सेंसस ऑफ 2011। अब ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये UN की रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट जारी की है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने, इसलिए थोड़ा सी इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से इसकी गंभीरता भी ज़्यादा हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है और इस पर उन्होंने कहा है कि एनालिटिकल रिपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने एक्सेस किया है कि प्रेजेंस जो है अलकायदा की, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये, आपको मालूम है दुनिया के, अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं, IS की, राइट, उनका देखा गया है ग्रुप्स कहाँ पे, न्यू तालिबान रीजन में, आपके रजीम में, जहाँ पे रजीम कहाँ पे, मतलब आपको समझ में आ गया है कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को, है ना। आपको मालूम है कि 2021 में अगर हम बात करते हैं तो तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था या पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को, काबुल को। और इसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी, तब भी ये बात हो रही थी कि इंडिया के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ख़तरनाक स्टेप साबित हो सकता है। बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बातें इस पे हुई थी, बट ऑफ कोर्स द वर्ल्ड could do nothing except to just watch it horrendously, है ना। अब आप सिर्फ खड़े होके you were just witnessing the horrendous thing that was happening। उसके अलावा किसी ने भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स बनते हैं इन लोगों ने भी किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे आप UN की बात कर लें, चाहे आप US की बात कर लें, चाहे आप चाइना की बात कर लें। चाइना तो ऑब्वियसली क्यों ही, चाइना तो थोड़ा सा उसमें है ही अगेंस्ट, अगर इंडिया की कोई चीज़ हो रही है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रो थिंग, राइट। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये जब हुआ था इसकी आशंका तभी से जताई गई थी, अब इसकी पुष्टि जो है वो कर दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उनकी सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने, और ये कहा है कि इंडिया जो है करंटली फिलहाल चेयर कर रहा है किसको, सैंक्शन कमेटी को, जो कि कंप्राइज करती है 15 UNSC मेंबर्स, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 जो मेंबर्स हैं उनको चेयर को कंप्राइज करता है। उसका जो चेयर है अभी वो इंडिया के पास है, इंडिया इज चेयरिंग द सैंक्शन। और उसमें बात ये हो रही है कि इसमें से बोला गया है कि स्पेशली, चलिए अलकायदा और इस्लामिक स्टेट तो पूरी दुनिया के लिए घातक हैं, लेकिन स्पेशली इसमें से भी वो विंग जिनकी हम बातें करते हैं जो अकेले इंडिया पे टारगेट करते हैं या इंडिया को नस्तनाबूद करने की बात करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद, जिसको आपको मालूम है, लश्कर तायबा, जिसमें से ज़्यादातर टेररिस्ट जो गतिविधियां भारत में होती हैं, टेररिस्ट हमले जो भारत में होते हैं, वो इन दोनों टेरर आउटफिट्स में से किसी एक का होता है। वो भी अफगानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो देखे गए हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में उनके पनप रहे हैं और उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पहले इस बारे में बात की जाती थी कि ये पाकिस्तान में इनके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी देखे गए थे, और अब ये अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान में तो एक्चुअली अब UN वगैरह के भी हाथ में कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अफगानिस्तान पूरा का पूरा ही तालिबान के हाथ में है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल थिंग एंड परहैप्स दैट इज़ वाई, जिसको आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ रही है दैट वी नीड टू up our forces का जो गेम है ना, we have to just we have to upgrade our forces and we have to be prepared for anything, because एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि तालिबान वगैरह की तरफ से भी, और ये जो स्पेशली 2 टेरर आउटफिट्स हैं उनके भी लोग जो हैं वो इंडिया के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर हमने बैकफुट पे हम रहे तो। अब हम पढ़ लेते हैं लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लेड IT बोला है। और वेट,
इसमें बेसिकली यूएन स्टॉकहोम प्लस 50 कॉन्फ्रेंसेज इंडिया हैड स्वीडन होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग एट स्टॉकहोम एज पार्ट ऑफ लेड आईटी। और इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके साथ कोलैबोरेशन में, कौन सी कंट्री के साथ या कौन से देश के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया था या स्टॉकहोम ने या स्वीडन ने कोलैबोरेट किया था। ठीक है, स्टॉकहोम में जो लेड आईटी हुआ है उसके लिए कौन सी कंट्रीज ने आपस में कोलैबोरेशन किया था या किसने होस्ट किया था। ठीक है, तो इसमें को होस्ट इंडिया का जो था वो स्वीडन था। ऑलराइट, अब लेड आईटी जो है वो वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा ही यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 पे। अगेन यूएन क्लाइमेट समिट है, क्लाइमेट एक्शन समिट की बात हो रही है, तो इसमें अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेट जीरो कार्बन एमिशन, या हम किस तरह से कार्बन एमिशन को नीचे ला सकते हैं बाय 2050। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड सेक्रेटेरिएट, इज होस्टेड बाय द स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट। और कंट्री कौन सी गैदर होती है, एंड कंपनीज कमिटेड टू रीचिंग नेट जीरो, जैसे मैंने कहा नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री बाय 2050। इसके ऊपर हमारा ये बेसिक गोल है। ऑलराइट, नाउ ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर हमने पूरा एक शॉर्टी नोट सीरीज किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो प्लीज गो टू द शॉर्टी नोट सीरीज एंड यू विल बी एबल टू वर्क इट आउट। आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आजकल, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा फोकस है। या अगर आप बात करते हैं कि किसी तरह से हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज की, या हम we are focusing more on the environmental causes, right? तो इसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स का नाम जो है बार बार आएगा, यहाँ पे भी आया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने करंट अफेयर्स में और भी पढ़ाया है और मैंने पूरा शॉर्टी नोट सीरीज इसी वजह से इसके ऊपर किया है। ये बेसिकली आप बात कर सकते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने लिस्ट किया है यूरो 300 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स इन लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज LGX पे। ठीक है, लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज पे। इसके अलावा आपको मालूम है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे ग्रीन एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब भी जो है पॉइंट मैंने वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, तो एक बार आप जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि काहे के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली शेयर्स और बॉन्ड्स आपने सुने हुए हैं, राइट? अब नॉर्मल शेयर एंड बॉन्ड्स जो है वो इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं या अलग अलग उसमें आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे करते हैं और उसका रिटर्न्स वगैरह देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स में रिटर्न जो है वो कंपेरेटिवली कम होता है नॉर्मल उससे बॉन्ड से, लेकिन ये किए कहाँ जाते हैं? ये उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किए जाते हैं जो कि पॉजिटिव एनवायरमेंटल होते हैं या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं या पॉजिटिव एनवायरमेंट के लिए क्लाइमेट बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं या उसको प्रोपेल किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप पहला ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं तो पहला ग्रीन बॉन्ड जो था वो 2007 में इशू किया गया था और इसमें AAA रेटेड इंश्योरेंस फ्रॉम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इशुएंस जो था इसका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसका किया था और वर्ल्ड बैंक ने इसको बैक किया था। ठीक है, इन इंडिया पहला जो था वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आया था, सेबी के द्वारा आया था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला कब आया था और इंडिया में किसके द्वारा आया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ये तो आपको मालूम होगा, ये तो आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, हैज ऑफर्ड मोर रोड्स अंडर NHI इनविट। इनविट बेसिकली क्या है? एक हाइब्रिड है बिटवीन इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस ट्रस्ट, जैसे कि REIT की बात हो रही है उसकी तरह, और रजिस्टर किया जाता है मार्केट रेगुलेटर का दैट ओन्स ऑपरेट्स एंड मैनेजेस ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इन इंडिया। इनविट्स आर रेगुलेटरी बाय सेबी। सेबी जैसे कि आपको मालूम है क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इसको करता है रेगुलेट। और REIT क्या है? बेसिकली REIT जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो उसके जैसा ही होता है ये। अब it is pooled investment vehicle like mutual funds and invest the received money into real infrastructure assets like roads, power plant, transmission lines, pipelines, etc. एडवांटेज क्या होंगे इसके? ये आप समझ गए कि काहे में इन्वेस्टमेंट होता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल काहे में होता है, किस किस क्षेत्र में होता है, म्यूचुअल फंड जैसा होता है, और इन्वेस्ट किस में करता है? रिसीव्ड मनी इनटू रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट, जैसे मैंने कहा कि उसके जैसा होता है, REIT के जैसा। एडवांटेज क्या हो गया आपका? स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो होता है, लो रिस्क होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाई क्वालिटी एसेट एंड हाईली लिक्विड होता है।
लिक्विडिटी हाई होती है इसकी, ठीक है। अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की जब हम बात करते हैं, उड़ान की बात हो रही है। ये बहुत ही एडवांटेजस भी है अपने लिए और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी था। इसके लिए अगर आपने सुना होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े उस पर लिखा हुआ आ रहा था, न्यूज़पेपर्स वगैरह में बड़ा आया था कि बड़ा जो उसकी जो हेडिंग है ना, उसको बड़ा टाइटल बार में बहुत बड़ा लिख के लोगों ने किया था, उड़े देश का आम नागरिक। इन्होंने इसका पंचलाइन रखी है, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें बेसिकली क्या किया है, इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस लैंड जो है 7 लोकेशंस पे इंडिया की वो दे दी है सिविल एविएशन के लिए, ठीक है। उसमें बागडोगरा आ जाता है, दरभंगा आ जाता है, आदमपुर आ गया, उत्तरलाई आ गया, सिरस्वा आ गया, कानपुर और गोरखपुर में। अब ये वो एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है। तो इनको दे दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और इनसे कहा गया है कि यहाँ पर आप एयरपोर्ट बनाइए और आपको ऑपरेट जो है वो सिविल एविएशन या सिविल फ्लाइट जो है वो इसमें होंगी। और किस स्कीम के अंदर होंगी? स्कीम RCS उड़ान के अंदर, ठीक है। RCS उड़ान जो है बेसिकली स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा 2016 में, और इसमें बात की गई थी कनेक्ट दीज अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स टू की एयरपोर्ट थ्रू फ्लाइट दैट विल कॉस्ट ₹2500 पर आवर। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत एडवांटेजेस भी है और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी भारत का माना जा रहा है। इसमें से अगर हम बात करते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड अदर कंसेशंस एक्सटेंडेड टू सिलेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर्स टू एनकरेज ऑपरेशन फ्रॉम सच अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स। अब बात कर लेते हैं हम ODIs की, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। Savvy investors are using ODI route to bet on cryptocurrencies abroad with liberalized remittance facility. ODI जो होता है बेसिकली क्या होता है, is an investment made outside India in the joint venture or wholly owned subsidiary, WAOS बोलते हैं इसको, either under automatic route or approval route के द्वारा। Indian parties are not permitted to invest in foreign entity engaged in real estate business activity which offers financial product linked to Indian rupees. Eligibility क्या है इसकी? कंपनी जो है body created under Act of Parliament, partnership firm registered under Indian Partnership Act 1932, limited liability partnership जिसको LLP कहते हैं अपन, registered under LLP Act 2008 and resident individuals under LRS, ठीक है। India achieved 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल। एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया का, और कुछ ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो कि एथेनॉल इतना इस लेवल पे प्रोड्यूस करती हैं जो इंडिया करता है, ठीक है। और ओरिजिनल टारगेट इसका क्या था? 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हुई थी पेट्रोल में बाय नवंबर 2022। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आल्सो सेट द टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, आल्सो कॉल्ड एज E20 बाय 2025। एथेनॉल जो है बेसिकली क्लीन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात की जाती है एथेनॉल की अगर बात करते हैं तो उसको कहा जाता है कि मोटर फ्यूल जो है कंटेन एथेनॉल अल्कोहल दैट इज एटलीस्ट 99% प्योर डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से आता है ये, एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद गैसोलीन। और इसको कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है तो उसको रिन्यूएबल भी माना जाता है, और इसको आप कह सकते हैं इसको बहुत क्लीन एनर्जी का एक रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा? मेजर्स, पहली बात तो ये ली जा रही है कि गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर एथेनॉल फ्रॉम मेज एंड FCI राइस जिससे आता है, ठीक है। गवर्नमेंट को एनकरेज किया है शुगर मिल्स के लिए और डिस्टिलरीज को टू एनहांस देयर डिस्टिलेशन कैपेसिटीज फॉर विच गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग देम टू अवेल लोन्स फ्रॉम बैंक फॉर विच इंटरेस्ट subvention up to 6% is borne by the government। अब इसमें आपको इसकी जो किसको बोलते हैं, इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपने अपने तौर पे अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो कर रही है, जिसमें से कहा गया है कि फिक्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो एथेनॉल की दी गई हैं एक तो, और दूसरी बात है कि शुगर मिल्स के लिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है या डिस्टिलेशन की अगर बात करते हैं डिस्टिलरीज की, तो उनकी बात की जा रही है कि उनको गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करने की बात कर रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप उनको बेटर बनाइए, अपने जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसको, डिस्टिलरीज को आप फैसिलिटेट कीजिए, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है उनको ईजी लोन भी देगी और अपनी तरह से 6% जो है आप सबवेंशन जो है 6% का वो जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से वाहन भी करेगी, वाहक भी करेगी। गवर्नमेंट अपने तौर पे उसको करने की बात कर रही है कि वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट भी उसमें करेगी, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की अगर आप बात करते हैं तो इसने बेसिकली अमेंडेड किया है मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल रेगुलेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑर्डर 2005 by permitting direct sales of bioethanol, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम टू इंक्रीज इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। इंडिया का जैसे मैंने कहा कि 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है एथेनॉल का आफ्टर US, ब्राजील, EU एंड चाइना। EU ऑफ कोर्स यू नो यूरोपियन यूनियन।
Up 75% of river monitoring stations report heavy metal pollution, which is Center for Science of Environment का ये कहना है कि 75% जो है रिवर मॉनिटरिंग सैंक्शंस में, अगर आप देखा गया है स्टेशंस ने ये देखा गया, उनकी रिपोर्ट आई है कि बहुत हेवीली मेटल पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट जो है वो पाए गए हैं। एज पर CSC रिपोर्ट 3 out of every 4 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन इन इंडिया पोस्टेड अलार्मिंग लेवल्स ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स। मतलब आप ये मान सकते हैं कि भारत में जो नदियां हैं, जो हमारी लाइफलाइन कहलाई जाती हैं, उसकी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन है, उन्होंने कहा है कि आप ये मान लीजिए, आंकड़ा आप ये पकड़ लीजिए कि तकरीबन हर 4 में से 3 नदियों में कम से कम बहुत हेवी टॉक्सिक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इन 1/4 ऑफ द मॉनिटरिंग स्टेशंस व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस 117 रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने नदियों में और ट्रिब्यूटरीज में स्टेशन लगे हैं, मॉनिटर स्टेशन हमारे यहाँ लगे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 या 2 से अधिक टॉक्सिक मेटल्स जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, 7 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, उसमें नाम आ जाता है असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, बिहार का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का एंड लद्दाख का। और अगर आप ये बेल्ट समझ पा रहे हैं, अगर आप रिवर बेसिन समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिवर बेसिन आप हिमालयन रिवर्स की बात भी कर रहे हैं और आप प्लेट्यू रिवर्स की भी बात कर रहे हैं। मतलब आप ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया की मानी जाती हैं, जो कि पूरी तरह से लाइफ लाइन आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वो स्टेट्स हैं। ठीक है, रिवर सिस्टम्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप ये समझेंगे, नहीं पढ़े हैं तो अपन आगे डिस्कस करेंगे कभी। ऑलराइट, हेवी मेटल्स कौन से हैं? Heavy metals are naturally occurring elements that have high atomic weight and density at least 5 times greater than that of water. और heavy toxic metals पे आप कौन कौन सी इंक्लूड कर सकते हैं? आयरन है, लेड है, निकल है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है और कॉपर है। ठीक है, और ये रीजन क्या माना जाता है? सबसे पहली बात तो मानी जाती है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या बहुत हेवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो कि रिवर बैंक्स में होती है, यहाँ पर रिवर्स में उनका जो भी उनका बाय प्रोडक्ट है वो फ्लो करके जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ऑफ कोर्स हर मुसीबत की जड़ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। एग्रीकल्चरल जो आप इंटेंसिव आप कहते हैं फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो है, जो कि हानिकारक जो केमिकल से बनते हैं, उनकी बात हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं जो बाकी जो प्रोसेस होते हैं हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जिसमें आप माइनिंग की, मिलिंग की, प्लांटिंग, सर्फेस फिनिशिंग की इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज अ वेराइटी ऑफ टॉक्सिक मेटल इनटू एनवायरनमेंट, ये इसके कारण माने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनका अगर आप इफेक्ट देखते हैं तो क्या है, सबसे बड़ी बात हम इनके इफेक्ट देख लेते हैं, हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे और प्लांट्स पे। ठीक है, कि इसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात हम हेल्थ पे कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि अगर पानी में कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होंगी या खासकर अगर मेटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो वो सीधे सीधे आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करेगी, है ना। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति हो, इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी बिना पानी के तो सर्वाइवल है ही नहीं ना। तो जो भी उसको कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी में कोई ना कोई इल इफेक्ट उसका होगा। दिस इज बट ऑब्वियस, राइट। सो अगर आप स्लोली प्रोग्रेसिंग अगर आप बात करते हैं तो धीरे धीरे होगा, एकदम रातों रात तो नहीं होगा कि आपने कहा कि भाई अभी हम पी रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह पे कहा जाता है जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ पानी में मिलता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोगों में बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। जो सर्वे किए जाते हैं उसमें पता चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उनकी पता चलता है कम है, या कुछ पर्टिकुलर तरह की बीमारियाँ हैं जिनसे वो ग्रसित हो गए हैं, राइट। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्लोली प्रोग्रेसिंग फिजिकल, मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हर लेवल पे आपको इफेक्ट करते हैं। मतलब ये न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, मस्कुलर भी हो सकता है, फिजिकल तो हो ही सकते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे कि आप समझ सकते हैं अल्जाइमर्स जैसी बीमारी या पार्किंसन डिजीज जैसी बीमारी जो है वो भी, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट पे क्या हैजर्ड्स होंगे इसके। एनवायरनमेंट में जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, मेकिंग देम लेस डिग्रेडेबल। जब ये इसमें आपकी जो डिग्रेडेबिलिटी है, या फिर आप कहते हैं कि एनवायरनमेंट में ओवरऑल जो सॉइल है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, या सॉइल के आप कहते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें फ़र्क आएगा, और सॉइल का जो टेक्सचर है उसमें फ़र्क आएगा। और अगर वो फ़र्क आता है तो आपकी ओवरऑल अगर आप प्लांटेशन की या आप बात करते हैं एग्रीकल्चर की या यील्डिंग की, उस पर इफेक्ट होगा। प्लांट्स पे इफेक्ट होगा, प्लांट्स की जो बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और उसका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिग्रेड होगा या स्लो डाउन होगा। अब आपको मैं बता दूं कि हमने जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था या हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था, तो हम ये बात जानते हैं जब प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, राइट। दे आर द प्रोड्यूसर। जब हमने साइकिल पढ़ी थी, वेब साइकिल पढ़ी थी या लाइफ साइकिल हमने जब पढ़ी थी, तो उसमें हमने जब फूड चेन वगैरह पढ़ा था, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि उसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, राइट। अब वो क्या काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, दूसरी बात वो क्या करते हैं कि वो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। अब अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ने वाला है, वो हम पे पड़ने वाला है, ह्यूमंस पे और जानवरों पे, जो भी हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि लेवल ऑफ CO2 कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इससे समझिए कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिग्रेड हो गया या डीजनरेट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब जितने हम अभी तक काज कर रहे हैं कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, या हमें CO2 का जो एमिशन रेट है वो कम करना है, या हमें कार्बन डेटिंग कम करनी है, तो वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही स्लो हो गया तो, राइट। इसी की वजह से आपको मालूम है ओजोन डिप्लीशन होता है। इसी के कारण आपको मालूम है कि आगे जाके दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो CO2 के लेवल्स की वजह से है। तो ये सब कुछ भी होगा। अब इसमें एक और चीज़ हुई है, इसमें एक थोड़ी सी बहुत आप ये कह सकते हैं कि इनोवेशन या इनोवेटिव टेक्निक जो है वो लाए हैं। और वो कौन लाए हैं? IIT मंडी के स्टूडेंट्स लाए हैं। IIT मंडी में ये शोध हुआ था एक्चुअली 2021 में। उन्होंने डेवलप किया है फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर, जो कि बायोपॉलिमर्स का इस्तेमाल करता है टू मटेरियल टू सेपरेट आउट हेवी मेटल्स फ्रॉम द वाटर सैंपल। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको अभी टेस्टिंग फेज़ में था ये, और इसकी टेस्टिंग फेज़ होने के बाद अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आया तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनोवेशन माना जा सकता है इस फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। The science behind the cancer cure and therapies future in India. The patient in USA were completely cured of the particular kind of rectal cancer called mismatch repair deficient cancer. अब ये इसके ऊपर एक्चुअली अगर आप बात करें तो इसके ऊपर मैंने वो भी अभी किया था, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट स्टोरी भी की हुई है कि पूरी तरह से कैंसर फ्री हो गए थे, पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गए थे। एक पर्टिकुलर कैंसर में कैंसर के ऊपर बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर ड्रग उनको दिया गया फॉर द पीरियड ऑफ सम टाइम, एंड उसमें देखा गया कि पूरे जो कैंसर के जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए थे उन पेशेंट्स के ऊपर जिनके ऊपर ये टेस्टिंग की गई थी। कैंसर, अब मैं ये बात कर लूँ कि ये तो अमेरिका की बात थी, वहाँ पर हुआ है अपने आप में बहुत, जिसको बोलते हैं बहुत सारी बातें इस पर हुई हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने खुद शॉर्टी रूट सीरीज़ में या शॉर्टी नोट सीरीज़ में या शॉर्ट्स इसके ऊपर बनाया है। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि अगर आप बात कर सकते हैं कैंसर की, तो कैंसर अपने आप में नाम ही इतना ख़तरनाक है कि जब आप कैंसर नाम लेते हैं तो इनफैक्ट वो क्योरेबल है नहीं है, मेलिग्नेंट है नहीं है, टर्मिनल है नहीं है, ये बातें हमारे दिमाग में आती नहीं है। हमें लगता है कि बिल्कुल कैंसर मतलब एंड ऑफ द स्टोरी, है ना। इस तरह से हमारा माइंडसेट बना हुआ है, राइट। तो अब कैंसर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है फाइट करने के लिए मेडिकल एड में या मेडिकल दुनिया में। अगर आप बात करते हैं तो ये बात की जाती है कि मेडिकल नीड्स या इंटीग्रिटीज़ जो हैं वो कैंसर से रिलेटेड, उनके लिए मेडिकेशन या ट्रीटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी माना जाता है पूरी दुनिया भर में। US काफ़ी एडवांस है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, अब बहुत सारे आ गए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा माना जाता है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा माना जाता है, टाटा मेमोरियल बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जिस लेवल पे कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में आ रहे हैं उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सबको को फेलिसिटेट कर पाए, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप बात करते हैं कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है कोलोरेक्टल में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में और एंडोमेट्रियल कैंसर। पेशेंट जो है कंडीशन लैक द जीन्स टू करेक्ट टाइपोज इन द DNA that occurs naturally while cells make copies. The trial used to monoclonal antibody called डोस्ट्रेलिमब ही दिया गया था उन पेशेंट्स को जिनको US में ट्रीट किया गया, और इस ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पे रेक्टल कैंसर और पूरी तरह से पाया गया कि कैंसर जो है पूरी तरह से ठीक हो गया था उन पेशेंट्स का। अब अगर मैं इस थेरेपी की बात करती हूँ तो इस थेरेपी को ये बात की जा रही है क्योंकि US में इतनी सक्सेसफुल हुई है तो और भी कंट्रीज़ में लाने की बात की जा रही है। इसको आप PD-1 ब्लॉकेट्स कहते हैं। PD-1 जो है इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग सप्रेशन ऑफ द T सेल्स एक्टिविटी। T सेल्स अब क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के और हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कैंसर्स। पहले एक और बात थी कि जो PD-1 ब्लॉकेड थेरेपीज थी ना, ये पहले की जाती थी, ये जो सर्जरीज होने के बाद की जाती थी, पोस्ट सर्जरी होती थी, पोस्ट ऑपरेटिव होती थी। लेकिन अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ, थेरेपी लुक्स टू रिलीज द T सेल्स फ्रॉम द सप्रेशन एंड अलाउ द T सेल्स टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि पहले थेरेपी जो थी पोस्ट सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन अब स्टडी ने शो किया है कि हो सकता है सर्जरी की रिक्वायरमेंट ही ना हो और उससे पहले ही चीज़ों को ठीक किया जा सके या पहले ही कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। अभी ट्रायल आप ये बात कर सकते हैं
हैं कि इम्यूनोथेरेपी की अगर आप बात करते हैं तो अलोन कोड कंप्लीटली क्योर सच पेशेंट विदाउट एनी अदर मेथड, मतलब कोई भी इंक्लूसिव या आप कह सकते हैं कोई भी इंसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हैं। आपको कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की उनकी ज़रूरत नहीं है या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी ये हो सकता है। ठीक है, एनुअल इंसिडेंसेस रेट अगर आप बात करते हैं रेक्टल कैंसर के ऑफ 4.1 पर लाख मेन इन इंडिया, इट कैन बी हाई यूटिलिटी इफ इट प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑन द डाइवर्स रेशियल एंड एथनिक बैकग्राउंड्स। तो जैसे कि कहा गया, क्योंकि कैंसर को लड़ना या कैंसर से जूझना या कैंसर के ऊपर विजय पाना ये सबका लक्ष्य है, और क्योंकि एक बार ऐसी चीज़ हो गई है कि रेक्टल कैंसर पे पूरी तरह से विजय पाई जा चुकी है यूएस में, तो उसकी वजह से नए आयाम खुले हैं और नए प्रोस्पेक्ट्स जो है वो निकल के सामने आए हैं। एक उम्मीद की किरण जागी है जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं पीएम इनॉग्रेट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। अभी बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 ने मार्क किया है कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल बार बायरैक। ठीक है, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायरैक। इसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? दो इसमें क्या बोलते हैं आप, दो आप कह सकते हैं कि दो संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर इसको आयोजित किया है। और अगर आप बायरैक की बात करते हैं, नॉन प्रॉफिट इंटरप्राइज है जिसको डीबीटी ने स्थापित किया था। ठीक है, अब इसका इंटेंशन क्या है, ये एम क्या है? इट्स एम इज टू प्ले ट्रांसफॉर्मेटिव एंड कैटालिटिक रोल इन द बिल्डिंग ऑफ द US $100 बिलियन इंडियन बायो इकोनॉमी। मतलब बेसिकली आप बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या बायो इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसको इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया के कंटेक्स्ट में। और उसको आप कितने व्यापक स्तर पर करने की बात कर रहे हैं? आप उसको बात कर रहे हैं $100 के $100 बिलियन के स्तर पे। ठीक है, इंडिया में अगर बायो इकोनॉमी की बात करते हैं तो तकरीबन अभी पिछले 8 साल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसने ग्रोथ की है। इसने तकरीबन 8 टाइम्स तक, तो 8 फोल्ड इसने ग्रोथ की है। आप ये कह सकते हैं 10 बिलियन से 80 बिलियन पे आ गई है, लेकिन अभी इसको हमें 100 बिलियन तक पहुंचाना है, विच इज़ नॉट अ वेरी फार क्राई। ऑब्वियसली ये हो सकता है, इट विल टेक टाइम, बट इट इज़ नॉट अ वेरी फार ऑफ क्राई जिसको कहते हैं। पिछले 8 साल में अगर इतना हो गया तो अगले 5 साल में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हम 20 साल की 20 जो ग्रोथ है, जो 20 बिलियन की ग्रोथ है वो तो हासिल कर ही सकते हैं। EU lawmakers back ban on new fossil fuel cars from 2035। अब अगर हम बात करते हैं EU मतलब क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन, राइट? द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैव वोटेड टू बैन द सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार बाय 2035। ये कहा जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक उस पर ला दिया जाएगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो कार रन करेंगी उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से बैन कर दी जाएंगी बाय द ईयर 2035। द मूव एम टू स्टेप अप द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कड़ा लेकिन बहुत ही ज़रूरी स्टेप माना जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये हम किसी भी तरह से इसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एमिशन होता है, जो कि स्मोक एमिशन होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स या अगर आप बात करते हैं रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, उसके कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा एक कदम माना जाएगा और बहुत ही जिसको आप कहते हैं रेवोल्यूशनरी कदम माना जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मेनी थिंग्स कैन फॉल इन लाइन। ठीक है, द वोट अपहोल्ड अ की पिलर ऑफ द यूरोपियन यूनियंस प्लान टू कट नीट प्लैनेट वार्मिंग एमिशन बाय 55% by 2030 फ्रॉम 1990 लेवल। अब उनका ये कहना है कि भाई जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हमें, प्लैनेट जो वार्मिंग हो रही है उसको हमें नीचे लाना है, राइट? हमें 55% तक उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उस पर कंट्रोल पाना है कंपेयर टू द लेवल्स दैट वी हैड इन द 1990s। ठीक है, द लॉ इज़ नॉट येट फाइनल। अभी इसको पूरी तरह से आप कह सकते हैं कानून का दर्जा नहीं मिला है, अभी वोटिंग हुई है, वोट कन्फर्म हुआ है जिसने पार्लियामेंट्स पोजीशन फॉर अपकमिंग नेगोशिएशंस विद EU कंट्रीज 27 ऑन द फाइनल लॉ। द लॉ जो है तो बेसिकली अभी ये बात कर सकते हैं कि आप अभी फाइनल नहीं है। जो 27 कंट्रीज हैं EU की, उन्होंने इसके ऊपर बात की है, वोटिंग हुई है, लेकिन जहां तक है ये लॉ जो है पारित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अंकटैड की, अंकटैड जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस पे बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फ्रॉम अंकटैड, इंडिया जंप्ड बाय वन पोजीशन टू 7th अमंग द टॉप FDI रेसिपिएंट ऑफ 2021। यूएसए जो है वो टॉप रेसिपिएंट रहा है विद द इन्वेस्टमेंट और विद द ओवरऑल जो आप टर्नओवर बोलते हैं, दैट इज अबाउट $367 बिलियन ऑफ द FDI, फॉलोड बाय चाइना एंड हांगकांग। और इंडिया की जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली नीचे आई है। अंकटैड ऑफकोर्स आपको मालूम है, ये मैंने
मैंने अभी इसी में या इससे पहले वाली जो स्लाइड है उसमें आपको बताया था कि अंगटैड का जो HQ है वो जिनीवा में है और परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश्ड है जो कि UN जनरल असेंबली ने की थी 1964 में। 195 मेंबर स्टेट्स हैं और पार्ट ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा है ये। और बाकी अगर आप इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट तो आती है, उसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगी, आपको डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन रिपोर्ट आएगी एंड एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। Payment Infrastructure Development Fund PIDF scheme, more than 4.11 actually lakh point of scale POS, mobile POS and other physical devices were deployed under PIDF scheme as on April 2022 like we know, and PIDF scheme जो है वो operationalized है by the Reserve Bank of India या Central Bank जो कि 2021 में हुई थी। ठीक है। उसकी अगर आप सब्सिडीज डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिजिटल मोड में है तो इन Tier 3 to Tier 6 centers in northeastern state of the country. Fund is operational for 3 years and may be extended for 2 more years depending upon the progress. It is governed by an ex officio advisory council. ex officio आप जानते हैं कि ex officio का मतलब होता है कि जब किसी और के लिए like if you're serving some other department and you're working in some other department और वहाँ की वजह से you are famous or you have the position of power और आप यहाँ पे member हैं, right? तो उसको आप कहते हैं ex officio member। ex officio advisory council जो है उसके द्वारा ये गवर्न की गई है। संकल्प की बात करते हैं। संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन, ये सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम DSTP पे, वो ऑर्गेनाइज रिसेंटली। द प्रोजेक्ट एम्स टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ संकल्प प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली स्किल एक्विजिशन या नॉलेज की बात हो रही है जो कि आपकी लाइवलीहुड प्रमोशन में काम आएगा। जैसे कि अपन बोलते हैं इसमें 2-3 चीज़ें बीच में बहुत ज़्यादा चली थी जिसमें NRLM NULM अगर आप ये नाम सुने होंगे तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन थे, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन थे। तो उसी की तरह ये संकल्प भी है जिसमें स्किल एक्विजिशन की बात हो रही है और नॉलेज अवेयरनेस की बात हो रही है कि आपको इस तरह के नॉलेज या स्किल दिए जाएं जो स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं कि आप अपना रोजगार जो है इसके द्वारा कमा सकें। ठीक है। संकल्प जो था वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इसमें कहा गया था कि आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है आपको लोन जो है आपका पारित किया जाएगा और इसके इम्प्रूव करने की क्या बात थी, शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली through strengthening institution, bringing in better market connectivity and inclusion of marginalized section of the society। ठीक है। मतलब बेसिकली जो कि थोड़ा सा मार्जिनलाइज सोसाइटी का सेक्शन है या कि पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं उनको फोर फ्रंट में लाने की बात हुई थी और उनको अपने आप में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की बात हुई थी और उसके चलते ये मिशन जो है ये लाया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च्ड। द कॉमन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जिसको awards.government.in है बेसिकली, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, टू ब्रिंग टुगेदर द अवार्ड ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टनरशिप। अब इसमें ये बात की जा रही है कि इसको इसलिए किया गया था, जो इसका इंटेंशन था या मोटिव था वो ये था कि आपको जो अलग अलग पोर्टल्स हैं या जो अलग अलग मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं, उनको सबको आप एक अम्ब्रेला के अंदर ला सकें और आप उसमें एक चैनल या एक नेटवर्किंग बना कर सकें। ठीक है। मतलब आप बेसिकली यू नीड टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज देख लेते हैं वर्किंग या मॉडल एजेंसीज देख लेते हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक आप तरह से कह सकते हैं कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी रहेगी और पब्लिक पार्टनरशिप भी बिल्ट होगी। राइट। ये पोर्टल जो है बेसिकली फैसिलिटेट करने की बात कर रहा है सिटीजन्स को टू नॉमिनेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन से अवार्ड आ जाते हैं, जिसमें पद्म अवार्ड आ जाता है, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड आ जाएगा, तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड आ जाएगा, जीवन रक्षक पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स आ जाएंगे। तो अवार्ड्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब बात हो रही है एक्सक्यूज मी, अब बात हो रही है ईरान स्टार्ट्स ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। रशियन गुड्स, ठीक है। ईरान स्टार्ट ट्रांसफर ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसको INSTC
अब बेसिकली क्या है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो कुछ सोचा गया था, इन्वेस्टार्ज किया गया था 2000 में। लाइक आज से आप मान सकते हैं 22 साल पहले इसकी बात की गई थी। रशिया ने इसको स्टार्ट किया था, इंडिया और ईरान ने, मतलब 3 इसमें कंट्रीज थी जो कि इन्वॉल्व थी। और ये बात हो रही थी कि ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी मेंबर स्टेट्स के बीच में, कि इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो मेंबर स्टेट्स के बीच में हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बेसिकली INSTC कनेक्ट इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ ऑफ कैस्पियन सी वाया ईरान इज देन कनेक्टेड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड नॉर्थ यूरोप वाया रशिया। तो ये बात हो रही है कि इसको कनेक्टिविटी की अगर आप देखते हैं तो इसका जो पैसेज है वो किस तरह से है, ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को, मतलब इंडियन ओशन रीजन को कहाँ से करता है, पर्शियन गल्फ ऑफ कैस्पियन सी से करता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख लीजिए पूरा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है, ये जो रेड हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कनेक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, कैस्पियन सी से वाया ईरान के थ्रू करते हैं और कनेक्टेड सेंट पीटर्स को आप करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को आप करते हैं नॉर्थ यूरोप में, कहाँ से, रशिया के थ्रू। अभी अगर हम बात करते हैं तो करंटली 13 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स कौन से हैं, ज़्यादातर जो USSR जब विघटन हुआ USSR का, सोवियत संघ का, तो जो छोटे छोटे देश बने वो इनके मेंबर्स हैं अभी, जिसमें से आप इंडिया ईरान को अगर छोड़ दें, इंडिया ईरान रशिया को छोड़ दें, तो बाकी जो नाम आप ओमान को भी छोड़ दें, तो बाकी सारे नाम आपको ओमान सीरिया को छोड़ के बाकी आप जो देख पा रहे हैं, टर्की बेलारूस, ज़्यादातर आपको दिखेंगे जो कि USSR के विघटन के बाद जो देश बने उनका नाम इसमें आ जाता है, जिसमें यूक्रेन भी आ जाता है, इसमें अज़रबैजान भी आ जाता है, अर्मानिया भी आ जाता है, कजाकिस्तान भी आ जाता है, बेलारूस, टर्की भी आ जाता है, तजाकिस्तान भी आ जाता है, किर्गिस्तान भी आ जाता है, बहुत सारे तान आ जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे वो आ जाते हैं इसके अंदर, और वो सब इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब बात ये हो रही है कि US का जो है वो इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रशिया और यूक्रेन क्योंकि इसमें है तो थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अब थोड़ी सी बदल गई हैं, थोड़े से जिसको आप बोलते हैं कि समीकरण जो हैं जिसको बोला जाता है वो थोड़े से बदल गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं INSTC सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, विल कट डाउन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय ऑलमोस्ट 30%। कहा जाता है कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है तकरीबन 30% कट जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है, जो कि अगर आप स्विस कैनाल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, स्विस कैनाल अगेन आपको मालूम है कि बहुत ही बिजी चैनल माना जाता है दुनिया का, उसके थ्रू जो आपका जो शिपमेंट में जो आपको टाइम लग रहा था ट्रेडिंग में, कार्गो में, वो जो है वो कट जाएगा, और बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो भी आपका तकरीबन आधा हो जाएगा टाइम। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि इंडिया को आप कह सकते हैं स्मूथ एक्सेस मिलेगी सेंट्रल एशिया में और बियॉन्ड, एंड विल हेल्प टू एक्सपैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स, और हमारे लिए ये फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है जहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली अगर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं या ट्रेड पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक अच्छा फुटहोल्ड मिल जाएगा इसके कारण। अब और ये डिपेंडेंसी जो है, जो भी डिपेंडेंसी है करंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, स्पेशली अगर आप एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करते हैं या रीअलाइनमेंट की बात करते हैं, अगर आप सप्लाई चेन्स की तो। ठीक है, अदर प्लान कॉरिडोर्स कनेक्टिंग इंडिया विद रशिया एंड यूरोप, अगर आप बाकी और की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने साथ में डाल दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा कि बाकी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आई का आप बात कर सकते हैं इंडिया और रशिया का, अदर चेन्नई है एंड व्लादिवोस्टॉक है, मेरीटाइम कॉरिडोर है, इंडिया अरेबियन और मेडिटेरियन है जिसको अरब मेड कहा जाता है कॉरिडोर, जो कि इंडिया को मेनलैंड यूरोप से कनेक्ट करता है, और इसमें दोनों ही जो हैं ये इसके साथ साथ कई बार कॉरिडोर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि और भी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ट्रेडिंग कॉरिडोर्स या कौन कौन से बिजनेस कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं रामसे हंट सिंड्रोम की, तो ये बेसिकली वर्सेला जोस्टर जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है नर्व की, जो कि 7th कार्नियल नर्व कहलाती है, जिसमें फेशियल मूवमेंट आपके हिंडर होते हैं या फेशियल मूवमेंट जो है आपके वो एक तरह से बाधित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जब बात करते हैं, जब ये नर्व जो है बेसिकली इन्फ्लेम होती है तो इसकी एबिलिटी जो है फंक्शन की वो डिसबैलेंस हो जाती है, लीडिंग टू टेम्पररी अगर आप कहते हैं फेशियल पैल्सी या पैरालिसिस, जो पैरालिसिस की जो समस्या है, जो पैरालिसिस की जो बीमारी है वो आप उससे ग्रसित हो जाते हैं जब ये पर्टिकुलर आप देखिए एक साइड पे पार्शियल है ना, एक साइड का आपको फेस बिल्कुल ठीक दिख रहा है, एक साइड पे आपको दिख रहा है कि लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है, राइट। तो ये जो पैल्सी का है, जो फेशियल पैल्सी का या फेशियल पैरालिसिस का है, वो इसकी वजह से होती है और ये कंटेजियस नहीं है और रिवर्सिबल है। आप चाहें तो इसका अगर ढंग से अच्छे से इसका इलाज होगा, अच्छे से अगर आपको ट्रीटमेंट टाइमली मिल गया तो रिवर्सिबल भी है, ठीक भी हो सकती है। ठीक है, और होती किसकी वजह से है, वेरिसेला जोस्टर की वजह से होती है, जो नर्व को कंप्रेस करता है। ठीक है,
ये रामसे हंट सिंड्रोम है। इसके बाद जब वायरस की बात करते हैं तो सेम वायरस है, अगर आपने वेरिसेला जोस्टर का नाम सुना है तो इसके टीके भी लगते हैं, बच्चों में नॉर्मली लगते हैं। और इसको क्यों लगते हैं? ये चिकन पॉक्स को कॉज करता है, ठीक है। शिंगल्स और चिकन पॉक्स जो है वो इसी की वजह से होता है। इसके जो बूस्टर डोजेस हैं वो भी बच्चों को टीके के तौर पे दिए जाते हैं, ठीक है। या इसमें अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना कि ये चिकन पॉक्स जो है वो छोटे छोटे मतलब कहा जाता है कि एक बार आपको हो गया तो दोबारा अगर आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो नहीं होगा। लेकिन अभी बीच में केसेस ऐसे भी आए थे कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं उनको भी हुआ, तो बाद में फिर एक बूस्टर ड्राइव भी इसकी चली थी। इट कैन स्टे डोमिनेंट इन द पर्सन्स बॉडी एंड कैन रीअवेकन टू अटैक नर्व्स। और कहा जाता है कि ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में ये जो वायरस है ये डोरमेंट स्टेट में रह सकता है काफ़ी लंबे अरसे तक, और कई बार कुछ ट्रिगर होकर ये वापस अवेकन हो सकता है और तब आपकी जो नर्वस सिस्टम है या नर्व्स हैं उनको अटैक कर सकता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप आज ही एक्सपोज हुए वायरस से और आज ही आपको हिट कर गया, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो हम बात करने वाले हैं डायनासोर की, जो कि एबनॉर्मल डायनासोर एक जो है वो फाइंड आउट हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? इसकी जो टीम है इसकी पुष्टि की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। इन्होंने डिस्कवर किया है यूनिक सेट ऑफ फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग विद वन एग नेस्टिंग विद इन दी अदर। इसमें क्या किया गया है? ये मध्य प्रदेश में पाया गया है। और वाइल एग्स विद इन एग्स आर रेयर फिनोमिनन, दे आर सो फार टू अकर ओनली इन बर्ड्स एंड नेवर नोन इन रेप्टाइल्स। लेकिन ये जो चीज़ है इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जा रहा है या थोड़ा दुर्लभ इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो फिनोमिनन है जिसमें आप कहते हैं कि एक एग वाज नेस्टिंग इनसाइड द अनदर एग, ये नॉर्मली बर्ड्स में तो देखा गया है पर रेप्टाइल्स में आज तक नहीं देखा गया था। और ये जो फॉसिलाइज्ड एग मिला है ये कोई मामूली रेप्टाइल का नहीं है, ये डायनासोर का है। तो ऑफ कोर्स इट इज डेटिंग बैक टू मिलियन ऑफ ईयर्स, राइट। ये वाली चीज़ है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं, इट वाज फाउंड इन टाइटोसॉरिड sauropod एग फाउंड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये, जैसे मैंने कहा कि एमपी में मिला है। और डायनासोर जो है वो बेसिकली सौरोपॉड फैमिली का है, जो कि लार्जेस्ट लैंड एनिमल माने जाते थे, जो कि आज तक जिन्होंने पृथ्वी पे जो रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी प्रजाति अगर डायनासोर की मानी जाती है तो उसमें से एक थे। और ये जो एनिमल हैं ये कहाँ पाए जाते थे? इनके जो फॉसिल्स हैं वो बहुत सारी जगहों पर मिले हैं। मध्य प्रदेश धार में तो अभी मिला ही है, उसके अलावा मेघालय में भी मिला है और गुजरात में भी इनके फॉसिल्स जो है वो मिले हैं। और उनके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा शोध जो है वो चला है और अभी भी काफ़ी सारा उसके ऊपर शोध किया जा रहा है, क्योंकि उससे कहा जा रहा है कि बहुत कुछ जो है हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस जो है 2001 से, ब्रह्मोस का नाम जो है अगर आप बात करते हैं तो ये मिसाइल है जो कि अभी दुनिया की शायद सबसे पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल है। और रशिया के साथ कोलैबोरेशन में नाम आता है ब्रह्मोस का, इंडिया और रशिया का। और आपको मैं बता दूं कि ये मानी जाती है, इसके ऊपर बहुत सारा सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल है या नहीं। तो जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल मानी जाती है, ठीक है। इसको बहुत बार अपग्रेड किया गया है 2001 से। और ब्रह्मोस 2 स्टेज एयर टू सर्फेस सुपरसोनिक क्रूज जो है ये सुपर सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है, इसका जॉइंट वेंचर है जैसे मैंने कहा इंडिया और रशिया का। और बेसिकली ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा ये दोनों रिवर्स हैं, एक जो है वो हमारी इंडिया की है, एक जो है वो रशिया की है, उसके नाम पर इनका नाम रखा गया है। और इसको कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड सी। इसकी जो खासियत है वो ये है कि वो किसी भी जगह से लॉन्च की जा सकती है, लैंड से, सी से, एयर से, अगेंस्ट सर्फेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो काफ़ी एडवांस है। इसको आप कह सकते हैं शुरुआत जो हुई थी इसकी तकरीबन 250 से 290 किलोमीटर के उस पर हुई थी, लेकिन अब इसकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ गई है और ये 350 से लेके 400 किलोमीटर नाउ इट हैज अचीव्ड द रेट। नाउ 4th एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। अब इसकी बात कर लें हम कि 4th पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे आया है, मतलब एनुअल PLFS की कवर पीरियड जुलाई 2020 टू जून 2021। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? की फाइंडिंग्स ये हैं कि ऑल इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR इंक्रीज टू 41.6 रूरल एंड 42.7 अर्बन, रूरल 42.7 रूरल, अर्बन जो है वो 38.9 है। मेल जो परसेंटेज है वो 57.5 है, फीमेल जो है 25.1 है।
और ये जो है बेसिकली अगर आप इसको बात करते हैं तो ये बढ़ा है, ठीक है। मतलब इसका अगर आप 2019-20 में देखते हैं तो 40.1 है। बहुत ज़्यादा स्टैटिकल उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैटिकल डेटा में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या करना है बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना है कि पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ा है, दैट इज इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कितने परसेंटेज से बढ़ा है आप ये मान सकते हैं कि 40.1 था 41.6 हो गया है। तो मार्जिनल इंक्रीज है, मार्जिनल ग्रोथ है, लेकिन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जिसको आप WPR बोलते हैं, ये भी इंक्रीज हुई है। और कितनी इंक्रीज हुई है? 39.8% हो गई है, जो कि पहले 38.2% थी 2019-20 में, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट डेटा जो है, जो याद रखने लायक डेटा है, वो 38.2 है और 39.8 है। और वैसे ही यहाँ पे जो डेटा है वो 40.1 है और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो 41.6 है। मतलब आपको बेसिकली ये बताना है, अगर ये रिपोर्ट में आता है या क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि ये बढ़ा है, ठीक है, मार्जिनल ग्रोथ इसने देखी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है विच इज़ अ गुड थिंग, तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल प्रोग्रेस है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज, इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज, और ये डिक्रीज हुआ है टू 4.2% हो गया है। पहले कितना था? 4.8 था। जो लास्ट फिजिकल ईयर था या लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, अगर उसमें आप बात करते हैं, या लास्ट आपका ईयर था उसमें अगर आप बात करते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि 4.2% था, पे आ गया है 4.8 से। मार्जिनल डिक्रीज है लेकिन सही है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है PLFS का? प्राइमरीली टू फोल्ड अगर अपन देखते हैं, टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, ये इंपॉर्टेंट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को बोला जाता है WPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो को LFPR बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ द 3 months फॉर द अर्बन एरियाज ओनली इन द करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। Now, to estimate employment and unemployment, indicators in both usual status, principal activity status plus subsidiary economy activity status and CWS in both rural and urban areas annually. अगर आप PLFS की बात करते हैं, categories of workforces into self-employed, which include own account workers, employees and unpaid helpers and family enterprise, regular wage salaried workers and casual laborers. Own account workers run small enterprises without hiring any labor but may take help from family members, while employers from the workers. PLFS was launched in 2017. ये इतना सारा जो है जो मैंने पढ़ा है आपको, ये मैंने लिखा ज़रूर है ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही डेटा था जो अपन ने डिस्कस किया है, राइट। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्टैटिस्टिक होता है, आपको देना मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि इस पर वो स्टैटिकली आया है। बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टू रियली ग्रैब और ग्रास्प ऑल दीज फिगर्स एंड ऑल दीज नंबर्स। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ वहीं पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं BIMS TEC टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की। देखो तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA बाय इंडिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो एब्रीविएशन है वो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी है, जिसको आप ट्रांसफर फैसिलिटी TTF जो है वो कोलंबो में, ठीक है। अब कोलंबो बेसिकली कहाँ पे आ गए अपन? तो अपन बात कर रहे हैं श्रीलंका की। अब MOA वो साइन बाय द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मेंबर कंट्रीज ऑफ द 5th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका। अभी तो श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा आपको मालूम है कि बहुत ही कौतूहल की स्थिति बनी हुई है। राजपक्षे के जो प्रेसिडेंट राजपक्षे हैं उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो गया है। नेशनल इमरजेंसी के हालात बहुत टाइम से चल रहे थे और लोगों ने पूरी तरह से रिवोल्ट कर दिया, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे सनत जयसूर्या ने भी उनके अगेंस्ट अभी आवाज़ उठाई है। उन्होंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है और लोगों ने धावा बोल दिया है प्रेसिडेंशियल हाउस में भी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि रीसेंट उसमें अगर अपन देखें तो वो एज जिसको आप कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो रिवोल्ट होता ही है, तो फिर जो आवाम है वो उठ खड़ी होती है। तो बिल्कुल वो उठ खड़ी होने वाली स्थिति में आवाम आ गई है और कहा जा रहा है कि वो जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ से पूरे बंडल्स ऑफ नोट जो हैं वो लोगों को मिले हैं और लोगों ने वहाँ पे लूटपाट सब कुछ मचा दी है। खैर, ऑब्जेक्टिव अभी अपन TTF की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है TTF का कोऑर्डिनेट करना, फैसिलिटेट करना, स्ट्रेंथन करना कोऑपरेशन को टेक्नोलॉजी में और ट्रांसफर करना अमंग बिम्स्टेक मेंबर स्टेट बाय प्रमोटिंग द ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग।
अब अपन पढ़ लेते हैं I2U2 समिट के बारे में। ये पहली बार हुई है, वर्चुअल समिट हुई है इसकी, इसी साल हुई है। नाम बड़ा मज़ेदार है ना इसका, नाम देखो I2U2 फिल्म के एकदम किसी नाम जैसे टाइप का टाइटल टाइप लग रहा है। खैर ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये शॉर्ट है बेसिकली इंडिया का, इसराइल का, UAE का और US का। और जैसे मैंने कहा कि पहली वर्चुअल समिट हुई है इसकी, ये न्यू कॉड के तौर पर भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है। अर्लियर अक्टूबर 2021 में अगर देखते हैं तो 4 कंट्रीज हैड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। अगर आप 2021 में पहली बार जो इसका मसौदे पे जो है वो चर्चा हुई थी, और आप बात कर सकते हैं कि 4 फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे, चारों फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं कंट्रीज़ के मिले थे और उन्होंने इस मसौदे पे चर्चा की थी। इसको जैसे मैंने कहा न्यू कॉड के तौर पे भी कहा जा रहा है। न्यू कॉड के तौर पे न्यू कॉड मतलब 4 कंट्रीज़, ठीक है, या वेस्ट एशियन कॉड के नाम पे भी कहा जा रहा है। इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू कॉड या वेस्ट एशियन कॉड क्या है। इज एन इम्पॉर्टेंट, अगर आप बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है जो यूटिलाइज करता है किसको, यूनिक एरे ऑफ कैपेबिलिटीज़ को, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ईच नेशन। बेसिकली आप कह सकते हैं मल्टीलैटरल है, मल्टीलैटरल नेगोशिएशन है। इकोनॉमिक लेवल पे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। टाई और न्यू कॉड के तौर पे जैसे बोला जा रहा है, आप ये चारों कंट्रीज़ जो हैं आपस में एक तरह से एक क्या बोलेंगे, आपसी समझौता या आपसी नेगोशिएशंस या बायलैटरल टाइज या मल्टीलैटरल टाइज के थ्रू काम करने की सोच रही हैं। और ये कंसिडर किया जा रहा है कि इसको बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड जो कि मैंने आपसे बोला था कि अभी अरब, जब मैंने आपको पिछली स्लाइड्स पढ़ाई थी कुछ, तो उसमें मैंने आपको कहा था अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें इजराइल और UAE की बात हुई थी, राइट। तो उसमें बात किया जा रहा है कि इसको कंसिडर किया जा रहा है आउटकम ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड दैट पेव द वे ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया, इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो इसको एज अ नेक्स्ट स्टेप या आउटकम माना जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड का। Wayfinding application, Union Cabinet approved an agreement between India and United Nations on a wayfinding application to be used in United Nations office at Geneva। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस जो है जिनीवा में, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और ये एक तरह का आप कॉम्पस में आप एक तरह की एप्लीकेशन या ऐप की बात हो रही है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बात हो रही है लाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिल्डिंग एंड ह्यूज पार्टिसिपेशन, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द नेविगेशनल एप्लीकेशन टू हेल्प द विजिटर्स एंड अदर्स डेलीगेट फाइंड इट्स वे इनसाइड द प्रीमाइस। और ये क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि आपको नेविगेट करना है। जैसे गूगल पे हम करते हैं ना गूगल मैप, तो गूगल मैप को हम बाहर की लोकेशंस करते हैं। ये बेसिकली कहाँ किया जाएगा, ये आप के यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में किया जाएगा जिनीवा में। और इन हाउस है जिसमें आपको जो रास्ते हैं, जो पैसेजेस हैं, वो आपको नेविगेट करने में आसानी होगी इनसाइड द प्रीमाइसेस, ठीक है। और द प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द वे फाइंडिंग एप्लीकेशन वो कंसेप्चुलाइज किया गया था एज अ डोनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू UN ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 75th एनिवर्सरी इन 2022। तो ये आपको लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या इतना उसमें क्या है, लाइक वे फाइंडिंग, लाइक सीरियसली कोई आपने ऐप बना दिया जिससे आप एक प्रेमाइस में आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली इंडिया का रोल है, इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको UN को दिया था 75वीं वर्षगांठ पर। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश होल 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन। अब जब बात हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इंडिया और बांग्लादेश आपको मालूम है बांग्लादेश हमारे इमीडिएट नेबर भी हैं। और बांग्लादेश के साथ हमारा 1971 से ही अगर आप देखते हैं तो क्योंकि इंडिया ने काफ़ी उनको हेल्प किया था लिबरेशन में, तो काफ़ी अच्छे संबंध हमारे माने जाते हैं। वन ऑफ दी गुड नेबर्स का जो काम है वो बांग्लादेश हमारे लिए करता है। ज़्यादातर इस पर जो हो रहा है, बोथ नेशंस अग्री टू एक्सपैंड द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सप्लोर कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स एंड फिनटेक मतलब टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, दोनों सब तीनों चारों चीज़ों में इसकी बात हो रही है जो इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें टाइज इन द रेलवे सेक्टर एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन मतलब इसको बहुत सारे बहु आयात जिसको बोलते हैं ना, मेरी हिंदी थोड़ी सी उतनी मेरी भी नहीं है, आई ट्राई टू, लेकिन हाँ जो बहुआयाम की बात हो रही है कि बहुत सारे आयाम जो है इसमें खोले गए हैं। आयात तो इम्पोर्ट को कहते हैं, नहीं, बहुआयाम जो है वो इसमें खोले गए हैं। इसमें मतलब बहुत सारी इसमें अलग अलग चीज़ों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की, उसके अलावा रेलवे सेक्टर की, क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट की, कंजर्वेशन की, सब कुछ जो है इसमें बात की जा रही है। ठीक है, इंडिया शेयर्स 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स विद बांग्लादेश विद सेवरल डिस्प्यूट इंक्लूडिंग तीस्ता पावर प्रोजेक्ट ऑन
रिवर एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि शेयर करता है कितना 54 ट्रांस बॉर्डर रिवर्स जो हैं वो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और हमारा एक डिस्प्यूट जो है उनके साथ किस पे चल रहा है, वो बेसिकली हमारा डिस्प्यूट चल रहा है पावर प्रोजेक्ट पे, टीस्टा का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आ गया है वो आ गया है अपना पीएम ई विद्या का। और पीएम ई विद्या आपको मालूम है, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इट इज़ अबाउट डिजिटलाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम और डिजिटलाइजिंग द एजुकेशन, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जितने हैं गवर्नमेंट के या प्रधानमंत्री के जितने भी हैं ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें यूज ऑफ ICT अंडर पीएम ई विद्या पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक विद यूनेस्को रिकग्निशन, मतलब इसको बेसिकली यूनेस्को का रिकग्निशन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यूनेस्को ने इसको रिकग्नाइज किया है किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज के साथ इसको दिया गया है, इसको फेलिसिटेट किया गया है। ठीक है, पीएम ई विद्या जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रन किया जाता है, इसने बेसिकली एफर्ट डाले हैं, जो बात की जा रही है यूनिफाई करने की डिजिटल, ऑनलाइन एंड ऑन एयर sorry for the bad throat, on air education to enable multi-mode access for imparting education by using technology to minimize learning losses। कि ये बात हो रही थी कि भैया कि जब ये पेंडेमिक हुआ तो आपको मालूम है सब कुछ जो है ऑनलाइन हो गया, आप लोगों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई होंगी, ओके, आप लोग की क्लासेस में ऑनलाइन हो गई होंगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू ये बात की जा रही थी कि आप किसी भी तरह से जो लॉसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें, जो भी लॉसेस हमारे एट पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान हो रहा था उसको किसी तरह से हम नलिफाई कर पाए और वो ब्रिज कर पाए जो गैप आ गया है एजुकेशन में। ठीक है, तो इसके लिए किया गया था इसको, और इसको इनिशिएट किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा, इसके अंडर का एक वन ऑफ द इनिशिएटिव्स था ये। ठीक है, और इम्पार्ट की जाएगी एजुकेशन और इसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटलाइज किया जाएगा एजुकेशन को, और बच्चों का जो नुकसान है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो पैंडेमिक की वजह से लग रहा था कि बच्चे जो पिछड़ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, वो चीज़ खत्म हो सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। और टाइगर रिजर्व फेसेस न्यू थ्रेट फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल हार्म करते हैं न्यू एनवायरनमेंट को, जहाँ पे वो नेटिव नहीं होते। ठीक है, मतलब कोई बाहर से आ गया, इन्वेसिव स्पीशीज मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ आ गई और उसने यहाँ पे तहस नहस तबाही मचा दी टाइप का उसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इन इंडिया अगर हम बात करते हैं पार्थीनियम जो कि वीट इम्पोर्टेड है USA 1950s में, एंड लैंटाना brought by British as ornamental plant from South America threatens more than 40% of India's tiger reserves। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भैया किसने हमारे यहाँ वो कर दिया, इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी हो गई हैं, इन्वेसिव स्पीशीज जो है एक तरह का वीट है, एक तरह का गेहूं है जो कि इंपोर्ट किया गया था US के द्वारा 1950 में, और एक तरह का लैंटाना है करके जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे उसको यहाँ लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और इन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है कि 40% इंडिया के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसको थ्रेटन कर रहे हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट को और नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को। ठीक है, काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर हैज सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ 18 इन्वेसिव प्लांट, 18 इन्वेसिव प्लांट्स की उन्होंने बात की है, जो कि कहा जा रहा है कि वो लैंडस्केप को इतना ज़्यादा टेक ओवर कर ले रहे हैं कि वो इंडिजिनस ग्रासेस को, श्रब्स को और ट्रीज को, जो वहाँ का जो नेचुरल फ्लोरा है उसको पूरी तरह से डिसरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स यूजुअली अवॉइड इन्वेसिव प्लांट्स which regenerate at an alarming speed and threaten to age out on the indigenous flora। जैसे मैंने कहा कि वहाँ के जो लोकल फ्लोरा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि आपको मालूम है जब हम बात करते हैं साइकिल की, लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं या फूड चेन की हम बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि प्रोड्यूसर्स के बाद हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस की बात करते हैं, राइट। तो ये जो हर्बीवोरस हैं, जैसे जिसमें आप मान लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कैटल्स आ जाएंगी, या फिर अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसमें हिरन आ जाएंगे, सांबर आ जाएंगे, ये सब जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इस इन्वेसिव प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको कंज्यूम नहीं करते, और ये इन्वेसिव प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं ये बहुत जल्दी फैलती हैं, बहुत ज़्यादा रीजनरेट कर रही हैं, और क्या हो रहा है कि पूरी जो बाकी जो फ्लोरा है वहाँ का उसको नष्ट कर रही हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सेवरल इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इतने सारे नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें से बॉम्बैक्स है, सीबा, इसके बाद क्रेटिवा मैग्मा है, ट्रीविया नूडीफ्लोरा है, लैगरस्टोमिया है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जितने आप नाम पढ़ पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। बेसिकली बात ये हो रही है कि 18 है टू कुल मिला के। ठीक है,
18 है, इतने सारे नाम पढ़ोगे तो इतने सारे नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। 18 है, चाहो तो मैं पूरा रीड आउट कर देती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इनको आइडेंटिफाई किया है, इन्होंने कहा गया है कि भैया ये 18 जो है ये बहुत ज़्यादा घातक है और इनको किसी तरह से हमें यहाँ से हटाना है। और प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उसकी बात कर रही हूँ वो इतना बड़े एरिया में फैले हुए हैं कि उनको इतना हटाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इनमें से अगर आप बात करते हैं तो इनमें से कुछ की हर्बल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अगर आप बात करते हैं तो उसमें मैक्रोफाइला जो है या कैस्ट्रम डायनमम जो है एक्सेट्रा, बट देयर टॉक्सिसिटी आउटवे देयर यूटिलिटी। और इनमें से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब यूजलेस हैं, कुछ हैं जो कि काम की भी हैं, तो कि थोड़ी सी जिनमें हर्बल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि इनका किसी भी चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ता है ना, कि भाई किसी के प्रोज कितने हैं, किसी के कॉन्स कितने हैं। तो इनके कॉन्स इतने ज़्यादा हैं, इनकी जो जिसको कहते हैं ना, इन्होंने जो प्रॉब्लमैटिक पार्ट इनका इतना ज़्यादा है कि वो इनकी अच्छाइयों पर भारी पड़ जा रहा है, वो इनकी यूटिलिटी को सरपास कर जा रहा है, ठीक है। अब ये बात की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से ये परमिशन ली गई है कि किसी तरह से यू हैव टू अपरूट एंड गर्डल ऑफ दीज इन्वेसिव स्पीशीज़। और इस वजह से ये जो है आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नेशनल पार्क की बात करते हैं, सैंक्चुरीज़ की बात करते हैं, तो यू हैव टू सॉर्ट परमिशन, राइट, आपको परमिशन सॉर्ट करनी पड़ती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमें परमिशन चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1972 से, ताकि हम इनको बेसिकली ख़त्म कर सकें, हटा सकें, उखाड़ सकें, ख़त्म कर सकें, फेंक सकें इन्वेसिव स्पीशीज़ को। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा होगा वो कि वो नेशनल न्यूज़ का हिस्सा बना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूएस सेनेट की। यूएस सेनेट ने पास किया है हिस्टोरिक गन वायलेंस बिल। अब ये क्यों किया है, अभी आपको मालूम है कि क्या हुआ है? आपको मालूम है ना कि एक लड़का था, उसने जाके वहाँ पे जो बच्चों की जो स्कूल थी वहाँ पे ओपन गन फायर कर दी थी, राइट। उस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ मेंटली ट्रबल था, परेशान था, लेकिन उसने वहाँ जाके ओपन गन फायर कर दी, जिसमें ना सिर्फ बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थे उनकी मृत्यु हुई, 2 टीचर्स की मृत्यु हुई। और ये बातें ये पहली बार नहीं हुआ, यूएस स्टेट में ये बातें बहुत आम हैं, बहुत, और ये सोच समझ के की जाने वाली घटना है। मतलब ये ऐसा नहीं है घटने को अंजाम दिया गया था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम हो गया और उसने कर दिया, राइट। ही वाज थिंकिंग अबाउट इट, उसने पूरी, जिसको आप कहते हैं कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ वो चीज़ की थी। और ये इस तरह की घटनाएं यूएस में बहुत आम तौर पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बात हुई थी कि आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। नेशंस रन फॉर ब्रूटल मास शूटिंग्स, इनको किसी तरह से आपको रोकना पड़ेगा। तो बिल वॉज टफ एंड बैकग्राउंड चेक फॉर द यंगेस्ट गन बायर्स कीपिंग फायर आर्म्स मोर देन डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंडर्स। अब ये बात हो रही थी कि जो फायर आर्म्स हैं वो आप ऑफेंडर्स को देते नहीं देते, वो तो ठीक है, वो तो एक उसके ऊपर लॉ भी बन सकता है, बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं। अभी बात ये हो रही थी कि आपको ये चीज़ें उनको कम से कम देने से कम होना चाहिए, बचना चाहिए आपको, कि जो यंग है, जो कि जुवेनाइल हैं, जिनके पास अभी उनके पास इतनी अभी मैच्योरिटी नहीं है कि वो आर्म्स हैंडल कर सके। यूएस में एक अभी सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि फॉर एवरी यूएस सिटीजन देयर आर द सप्लाई ऑफ गन्स इज फार मोर द नंबर ऑफ द यूएस सिटीजन्स प्रेजेंट। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई है, इनफैक्ट कि वो एक अगर यूएस सिटीजन चाहे तो वो 3-3, 4-4 गन्स भी रख सकता है, ठीक है। इसके ऊपर बात हुई थी। अगर आप गन लॉज की बात करते हैं इंडिया में, तो आपको मालूम है हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हमें बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है हमें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, और इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू गेट द लाइसेंस, या आर्म्स लाइसेंस हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें जब बात की जाती है फॉलोइंग 1857 की जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी, म्यूटनी ब्रिटिशर्स कहते हैं, हम उसको म्यूटनी नहीं कहते, हम उसको कहेंगे द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट क्राई ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने एनफोर्स कर दिया था आर्म्स एक्ट 1875 का, जिसमें डिसअलाउ कर दिया गया था किसी भी इंडियन को, चाहे वो फायर आर्म्स नहीं रखेगा, कन्विंस्ड ऑफ हिज हर लॉयल्टी टू क्राउन। मतलब जब तक आप ये नहीं सिद्ध कर देते कि आप लॉयल हैं क्राउन के प्रति, या लॉयल हैं ब्रिटिश सरकार के प्रति, या ब्रिटिश क्राउन के प्रति, तब तक किसी भी भारतीय को आर्म्स रखने की अनुमति जो है उनसे छीन ली गई थी। और आज भी हमारे, अगर आप बात करते हैं लॉज जो हैं, आर्म लॉज जो है हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आर्म पोजेशन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इनफैक्ट आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ आर्म्स रखने के लिए जो लाइसेंस मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये लॉ जो है स्क्रैप कर दिया गया था, इंडियन आर्म एक्ट जो है वो 1959 में पारित किया गया था, और इस एक्ट में अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एंड कैरी अ फायर आर्म और एम्यूनिशन। और इसका जो नंबर ऑफ एम्यूनिशन है, जितनी आपको, मतलब अगर आपके पास रिवॉल्वर है तो जितनी आपको गोलियां दी जाएंगी वो भी गिनती की होती है, काउंटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी अपने घर में रख लीजिए, आपके पास लाइसेंस है तो, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं सैल्मोनेला टाइफी की। सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक तरह का टाइफॉइड फीवर जो है उसके कारण आता है, जिसमें अगर आप कह सकते हैं कि 1 लाख डेथ जो है एनुअली होती है वर्ल्ड वाइड। साउथ एशिया कंटेन करता है 70% ऑफ द ग्लोबल डिजीज बर्डन, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल डिजीज़ है, जो लोग इस डिजीज़ से सफ़र करते हैं उसमें से 70% जो है वो साउथ एशिया में है। अब ये है क्या, बेसिकली ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड फ्लैगलेटेड लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर बैक्टीरियम है। आप इस तरह का ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसको कहाँ पे रहता है, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी में रहता है। ये यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है इंजेक्शन ऑफ फूड से या पानी से, कंटामिनेशन ऑफ पानी से, या आप कह सकते हैं एक कंटामिनेशन विद एक्सक्रीमेंट ऑफ द पीपल। एंटीबॉडीज जो है बेसिकली कैन बी यूज टू सक्सेसफुली ट्रीट टाइफॉइड फीवर इन्फेक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी द इफेक्टिवनेस इज थ्रेटन्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एस टाइफी स्ट्रेन। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, क्योंकि अभी आपको जब पता है तो पिछले कुछ दिनों में इसकी खबर जो है ये बार बार आई है। जैसे मंकी पॉक्स फैला था उसी तरह से कुछ और इसकी जो खबर है फैलने की वो आई है। और लोगों में क्योंकि पेंडेमिक हो गया था, कोविड से इतनी ज़्यादा डर है लोगों के अंदर कि वो आज तक भी लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि ऐसा ना हो कि कोई और महामारी या कोई और इस तरह की जो चीज़ है। मेडिकल इंटीग्रिटी से लोग इतना ज़्यादा अब घबराने लगे हैं कि कोई भी केस निकल के आता है तो हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर से वो इतना ही भयावह रूप ले ले जैसा पेंडेमिक ने लिया है। नाउ 47 GST काउंसिल मीट की रिकमेंडेशन क्या है, टू लुक सेटिंग अप द GST appellate tribunal on compensation case. The GST council clarified that no decision is taken on extending the compensation regime. Rate rationalized to remove inverted duty structure and withdrawal of exemption on the certain items. Certain items, अभी बार बार ये बात आ रही थी कि 18 जुलाई से ये खबर आ रही थी कि GST के जो रेट है वो रिवाइज होने वाले हैं। तो ये काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि उसी से रिलेटेड है। GST appellate ट्रिब्यूनल ने इसके ऊपर बात की है। रेट रैशनलाइजेशन टू रिमूव इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स एंड विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन आइटम्स। Empower state to issue e-way bills on intra-state movement of gold and precious items. आपको मालूम है कि फिर से बात हुई थी कि गोल्ड और प्रेशियस आइटम्स के जो रेट हैं वो बढ़ने वाले हैं, और इस वजह से कहा जा रहा है कि सोने की और चांदी की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। जो भी पैक्ड गुड्स हैं उनकी प्राइसिंग बढ़ने की बात हो रही है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन वेवर फॉर स्मॉल ई-कॉमर्स सेलर, GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इसको किसके द्वारा, ये किस उसमें एस्टैब्लिश है। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरमैन होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि GST काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक है, विद दिस फाइनली वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द मे एंड जून स्निपेट्स पार्ट 2। आई नो लंबा था, काफ़ी सारा था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगी वो मैंने स्किप कर दी हैं, लिखी हुई हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 9th 10th ग्रेड में अपन को इतना ज़्यादा पता होना ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे क्वेश्चन, मतलब जैसे 18 वो जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, आपसे कोई 18 इन्वेसिव स्पीशीज़ का नाम नहीं पूछा जाएगा, राइट। उसमें से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीशीज़ जो हैं जिनके हर्बल बेनिफिट भी हैं, तो उसमें के नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा कवर कर लिया है। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू। आपको जाना है magnetbrains.com की साइट पे, आप इसको लॉगिन करेंगे, इसको खोलेंगे और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जो भी हमारे साइट्स पे चलता है, जो भी हमारे चैनल पे चलते हैं, जो भी हमारे टॉपिक सब्जेक्ट चलते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो CUT हो, चाहे वो आपको मालूम है कि नॉर्मल जो कोर्सेज हमारे CBSE के रन करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड यू हैव टू ओपन इट। आप इसको ओलंपियाड पे जाके ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है IGKO विच इज़ इंटरनेशनल GK ओलंपियाड। आप इसको ओपन करेंगे, पेज ओपन होगा। ये पूरा का पूरा जो डेटा है आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर, और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो निकल आएंगी। ठीक है, मतलब जो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, राइट। जितना देखना है एक बार में नहीं देख सकते हो, 2 बार में देख लो, 2 बार में नहीं देख सकते 3 बार में देख लो, लेकिन पूरा देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। आपको बहुत लेटेस्ट GK है ये, राइट। एग्जामिनेशन की डेट आ गई है तो हमें GK और करंट अफेयर्स ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी आपको मालूम है सेम है, बिल्कुल आपको सेम टाइम पे सेम जैसे मिलता था पहले वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल जैसे हमारे चैनल पे आपको डिटेल्स मिलती हैं, बिल्कुल यूट्यूब पे भी आपको वैसे ही मिलेंगी। सारे रेगुलर अपडेट जो है FB पे और इंस्टा पे भी मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो उसमें पुराने वीडियोस की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू, राइट। बट प्लीज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड, प्लीज़ कीप योर सेल्फ गोइंग, बिकॉज अब IGKO की डेट जो है वो आ गई हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलराइट, सो यू जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।